Hello, good evening. Let's discuss the Hindu newspaper of 17 अगस्त 2024. हम इसमें मेजर जो आर्टिकल्स और न्यूज़ हैं वही डिस्कस करेंगे। जो ये न्यूज़ है, ये आर्टिकल है एक्चुअली, इसमें धनखड़ जी ने टारगेट किया है लीडर ऑफ अपोजिशन को, और उन्होंने ये बोल दिया लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? सो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये जो पोस्ट आई है, ये आई है द सैलरी एंड अलाउंस एक्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977 के कारण, जिसमें ये बताया गया था लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए 10% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा शुड बी सिक्योर्ड बाय द पार्टी। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी चल रहे हैं, जिनको धनखड़ जी टारगेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बता दिया। नाउ द सेकेंड न्यूज़ इज़ सेंटर अनवील्स न्यू सिस्टम टू स्टडी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग देगा सॉयल कंडीशंस, क्रॉप हेल्थ, क्रॉप एक्रेज एंड एडवाइजरीज। ओके, दिस इज़ द मेन न्यूज़ विच आई वांट टू कवर। SSLV को यूज़ करके D3 सैटेलाइट डेवलपमेंटल फ्लाइट सैटेलाइट को लॉन्च कराया गया है इसरो के द्वारा। ये जो सैटेलाइट है, ये 4 स्टेज सैटेलाइट है। जो वैसे इसको गूगल करोगे तो इसको 3 स्टेज सैटेलाइट मिलेगा आपको, बट 4 स्टेज क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको बता देता हूँ। इसमें जो 3 स्टेज है वो ऑल 3 स्टेजेस आर सॉलिड प्रोपेलेंट। जो लास्ट का स्टेज है दैट इज़ लिक्विड प्रोपेलेंट, जिसको हमने नाम दे रखा है लिक्विड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। जनरली होता है क्या है, व्हेन वी लॉन्च अ सैटेलाइट, सैटेलाइट यहाँ से जाएगी ऊपर, ऊपर जाकर के जब उसको ऑर्बिट में जाना है तो एक कंट्रोल्ड फ्लाइट पाथ हमें मेंटेन करना होता है टू मेक द सैटेलाइट टू स्टे इन दैट ऑर्बिट। तो वहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड प्रोपल्शन हमें चाहिए। सॉलिड प्रोपेलेंट हमें कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम नहीं देता है, एक बार में आग लगा देगा, थ्रस्ट हेवी प्रोड्यूस करवा देगा, ऊपर उठा देगा, जिसके कारण हम सॉलिड प्रोपेलेंट जनरली ग्राउंड पे यूज़ करते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट। अगर हमें लिक्विड यूज़ भी करना हो तो हम मिड में कर सकते हैं, बट इसमें हमने जनरली सॉलिड प्रोपेलेंट तीनों स्टेज में यूज़ किया है, एंड फाइनली वी हैव यूज द लिक्विड प्रोपेलेंट, जिसको हमने नाम दिया है लिक्विड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। ये लेकर के जाएगा सैटेलाइट को और प्लेस कर देगा लो अर्थ ऑर्बिट में। इसकी जो प्लेसिंग ऑर्बिट है वो है 475 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका मिशन लाइफ 1 ईयर का दे रखा है। 1 ईयर का इसीलिए दे रखा है क्योंकि ये क्या है, अर्थ के बहुत पास है। बहुत पास होने का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ एयर और थोड़ा सा हाइड्रोजन वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ड्रैग प्रोड्यूस होता है। ड्रैग प्रोड्यूस होने के कारण जनरली आप देखना जो भी अर्थ के पास रहती हैं सैटेलाइट्स, उनकी लाइफ स्पैन थोड़ा कम रहती है। ओके, फर्दर लेट्स डिस्कस कितनी तरह की सैटेलाइट्स होती हैं। 5 तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, नैनो, माइक्रो, मिनी, मीडियम एंड लार्ज। यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, हमें जिसको गलत करना है। देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, और आप देख सकते हो इनका वेट। नाउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो हम अर्थ के इक्वेटर के ऊपर प्लेस कर देते हैं, एंड इट इज़ फिक्स्ड एट अ सेम कांस्टेंट पोजीशन। मतलब भारत के ऊपर कोई सैटेलाइट है तो भारत के ऊपर ही रहेगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें जनरली क्या होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन सब के लिए काम आता है। इसमें मेन बात याद रखने की है कि स्पीड जो होती है इज सेम एज द अर्थ रोटेशन। यूपीएससी अगेन स्टेटमेंट दे सकता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड इज़ मोर देन अर्थ रोटेशन और लेस देन अर्थ रोटेशन, जिसे हमें फिर से गलत करना है। नाउ इट इज़ जियो सिंक्रोनस के बारे में बात करते हैं। जियो सिंक्रोनस क्या है, स्लाइटली टिल्ट होती है यदि, ओके यहाँ पे मैंने अर्थ टेढ़ी मान लेना। यहाँ पे जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होती है, अगर ये सन है ये अर्थ है, तो जियो सिंक्रोनाइज की ये या ये हल्की सी इक्वेटर से इंक्लाइन पोजीशन पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। इसकी भी स्पीड अर्थ के रोटेशन के साथ जैसे ही होती है और काम इसका लगभग सेम होता है। एक क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है क्या वो हमें कांस्टेंट पोजीशन पे दिखती है हर टाइम?
तो ये कभी हमें ऊपर कभी हमें नीचे दिख सकती है, मतलब इसकी दो पोजीशन हो सकती हैं इस सैटेलाइट की, कभी हमें यहाँ पे दिखेगी कभी हमें यहाँ पे दिखेगी, सेम पोजीशन पे नहीं दिखेगी। पोलर सैटेलाइट जो है जनरली हमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ने में काम आती है, मैपिंग के बारे में काम आती है, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में काम आती है। हालांकि इसकी हाइट जो होती है वो 500 से 800 किलोमीटर तक ही होती है। इसमें स्टेटमेंट दे सकता है अपीयर्स एट द सेम पोजीशन, यस इट अपीयर्स एट द सेम पोजीशन। फर्दर हम इसके बारे ओके हम अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है इट इट इज़ इन द रेंज फ्रॉम 500 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। यहाँ पे सारी की सारी लो अर्थ ऑर्बिट प्लेस होती हैं। एंड देयर इज़ मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो कि 2000 से 20,000 की रेंज में होती है। एंड देयर इज़ मियो एंड जियो। जियो जो होती है वो होती है 36,000। यहाँ से जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। करमन लाइन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहूँगा। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अबव 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसको करमन लाइन बोलते हैं हम। जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ तक पाई जाती है, लगभग 1000 किलोमीटर से भी ऊपर। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस इज़ ऑलवेज फाउंड बिलो द करमन लाइन, तो इट विल बी रॉन्ग। एंड वाटर वेपर कहाँ तक पाया जाता है, तो वाटर वेपर 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो स्टेटमेंट अगेन आ सकता है वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट बिलो करमन लाइन ऑलवेज, तो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके हम जो हमारे एटमॉस्फेरिक डिविज़न्स हैं उनको पढ़ते हैं। सबको पता होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में होता है। इसमें हम टेम्परेचर वेरिएशंस पढ़ेंगे। टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर में डिक्लाइन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ऑब्वियसली कॉज ऑफ दिस ओजोन इंक्रीज होगा। मेसोस्फेयर में शार्पली डिक्लाइन होता है एंड बहुत नेगेटिव चला जाता है मेसोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का यदि हम कॉन्सेप्ट देखें, विथ इंक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर होना चाहिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर। नाउ इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, विद इंक्रीज इन हाइट देयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें कहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन दिख रहा है, हमें एक तो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन दिख रहा है, एक हमें यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन दिख रहा है, बाकी यहाँ पे हमें नॉर्मल रूटीन दिख रहा है। PSLV, GSLV एंड SSLV के डिफरेंस बताए गए हैं। ये 2000 तक का वेट ले जा सकता है, ये 5000 किलो तक, और ये अराउंड 700 kg तक। इसका जो ऑर्बिटल है वो PSLV का 800 से 1000 किलोमीटर तक है, GSLV का 36,000 है एंड SSLV का अप टू 500 किलोमीटर। ओके 500 किलोमीटर है। हमारे जो स्पेस स्टेशंस हैं, हमारे स्पेस स्टेशंस कहाँ पे पोजीशन होते हैं, वो होते हैं हमारे अप्रॉक्स 400 किलोमीटर के आसपास। तो आप कह सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास ही होता है। PSLV जनरली 4 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। ओके मैं सॉलिड के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। सॉलिड हमें रखने का घाटा ये भी होता है, सॉलिड इज़ ऑलवेज डिटैचेबल। ये हमारा रॉकेट है, अगर इसका ये निचला हिस्सा सॉलिड प्रोपेलेंट है तो कुछ टाइम जलने के बाद इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट, और ये जा कर के समुद्र में गिर जाएगा। समुद्र में गिरने से क्या होगा, वी कैन रीयूज़ इट, तो इट इज़ अ रीयूजेबल टाइप। सॉलिड को हम रीयूज़ कर सकते हैं, लिक्विड को कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड वाला जब ऊपर से नीचे आएगा बाद में आफ्टर एक्सपायरी तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। नाउ व्हाट मोर इज़ हेयर, ओके एंड मोर, ओके दिस टेल्स अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी भी 6.6% है इन जून क्वार्टर। NSSO ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें मेनली हमें क्या पढ़ना है, हमें अनएम्प्लॉयड के बारे में रेट पढ़ना है। ये हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, जो कि ये इन्फेंट बेबी है 0 से या फिर 1 महीने से आप लगा लो, और ये सबसे बुजुर्ग हमारे जो अभी हैं जिंदा,
भारत के कंसेप्ट में हम बात करेंगे, जो वर्किंग एज है भारत की वो है 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक। इसके बीच में जितने भी लोग हैं उन सबको हम बोलेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन। चाहे वो काम कर रहा हो, काम कर सकता है या काम करना चाहता है या नहीं चाहता है या नहीं कर सकता है, कोई भी हो, 15 से 59 तक हम बोलेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसमें कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनके पास जो काम नहीं करना चाहते हों, किसी भी रीज़न से काम नहीं करना चाहते हो। मान के चलो ये दो लोग काम नहीं करना चाहते, इन्होंने ठान लिया हम काम नहीं करेंगे, और ये जो दो लोग हैं इनको काम नहीं मिल रहा है, इनको काम मिल नहीं रहा है क्योंकि इनकी स्किल कम है और इनको कोई भी काम नहीं दे रहा है। नाउ ओनली दीज थ्री पीपल आर वर्किंग, दीज थ्री आर वर्किंग एंड दीज आर फीडिंग 1 2 3 4। तो ये चार लोग डिपेंडेंट हो गए किस पे, इन तीन लोगों पे। तो हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा वो होगा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन आएगा, लेबर फोर्स में वो लोग आएंगे जो लोग काम कर रहे हैं एंड जो लोग काम करना चाहते हैं। लेबर फोर्स में सिर्फ यही आएंगे जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं। अदर ये वाले लेबर फोर्स में काउंट नहीं होंगे जो काम नहीं करना चाहते हैं। नाउ इसमें ओके, जो हमारा एनएसओ है अनएम्प्लॉयमेंट को तीन चार 4 मेथड से काउंट करता है। जनरली 3 मेथड से करता है, दीज आर द 3, और ये दोनों मेथड लगभग ईयरली आते हैं। ये वीकली आता है और ये डेली। ये है करंट डेली स्टेटस, दिस इज़ करंट वीकली स्टेटस, एंड दिस इज़ यूपीएसयू इज़ यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज़ यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस। इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले इसको ये दोनों जो हैं ये दोनों ईयरली आते हैं। ओके, वेयर इज़ माय पेन, दिस एंड दिस, ओके जस्ट चेंज द कलर, दीज टू आर ओनली फॉर ईयरली, दीज आर इशूड ईयरली बाय एनएसएसओ। यूपीएसएस में क्या होता है, जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा और अनएम्प्लॉयड रह गए, उनको बोलते हैं यूपीएसएस में। इसमें क्या होता है, आप मनरेगा वर्कर को ले सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूँ। एमजी नरेगा, नरेगा के जो वर्कर हैं, अगर एमजी नरेगा स्कीम हट गई तो सबसे पहले ये शूट अप मारेगा यूपीएसएस, दैट इज़ यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस। यूपीएसयू में क्या होता है, यूपीएसयू में होता है आपका लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम उनका स्किल मैच नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली इफ़ अ पर्सन इज़ स्टडिंग फॉर यूपीएससी और उसके पास पैसा भी अच्छा खासा है एंड समवेयर मैनुअल स्केवेंजिंग की नीड है, तो शायद वो नहीं करेगा, शायद से ना करे वो। तो वो बंदा अनएम्प्लॉयड कहाँ कहलाएगा, वो यूपीएसयू दैट इज़ यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में कहलाएगा। Now this is if it is for the year. Now this is CWS. Let's just change me my CWS में क्या होता है, this is current weekly status. If a person is unemployed for an hour, जिसको 1 आवर के लिए भी काम नहीं मिला वीक में, that is CWS में unemployed कहलाएगा। एंड डेली स्टेटस में 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा भी अगर उसको काम मिल गया तो वो उस तो एम्प्लॉयड कहलाएगा, और 1 घंटा या 1 घंटे उसको काम नहीं मिला तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। ओके, इज़ दिस मच फ्रॉम माय साइड। ये जो हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल बोल रहा है कि क्या हमें जो आरबीआई टारगेट करती है इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग को, जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है, जो कि करंट अभी चल रहा है आपका 4 ±2%, उसमें आरबीआई किसको मेज़र करती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को रख करके मेज़र करती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को उसको 4% के आसपास रखना है, +-2, आसपास नहीं +-2 रखना है। यहाँ पे बात ये चल रही है क्या उसको हटा करके हमें कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए है। व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन में होता है जनरली खाने और फ्यूल का, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। फ्यूल और फूड प्राइस हाईली फ्लक्चुएट हो रहे हैं करंट ग्लोबल सिचुएशन में।
जो हमारी वॉर रेंजिंग सिचुएशंस चल रही है, कोई हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ वॉर में हैं, तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन स्टेट लाइक यूक्रेन एंड रशिया, ये हमारा वॉर स्टेज में है, जिसके कारण हमारा फूड एंड फ्यूल प्राइस आर हाईली फ्लक्चुएटिंग, जिसके कारण हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन हाईली फ्लक्चुएट हो रहा है एंड आरबीआई इज़ अनेबल टू कीप इट इन द डिज़ायर्ड लिमिट। तो अभी यही बात हो रही है इसमें, क्या हमें इसमें कोर इन्फ्लेशन को मेज़र करना चाहिए और शुड वी टारगेट दैट कोर इन्फ्लेशन। बट इसमें ये बोला जा रहा है आर्टिकल में कि इंडिया को कोर इन्फ्लेशन टारगेट करके एमपीसी अगर मेंटेन करना चाहे तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर इट, बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो फूड का शेयर होल्ड है एक्सपेंडिचर का, दिस इज़ 50%। तो खाने पे इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसके कारण कोर इन्फ्लेशन को अगर हम शिफ्ट करते हैं कोर इन्फ्लेशन की तरफ, तो हमें थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ेगा। ये जो आर्टिकल है इसमें ये थोड़ा पॉलिटिकल मैटर है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ ये है, जो अभी बजट बना है उस बजट में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोग नहीं थे जिन्होंने बजट प्रपोजल रखा था, जो टीम बना रही थी। तो मिस्टर गांधी जी ने यही बोला है कि ये जो बजट है ये इनके फेवर में कैसे होगा जब इनके लोग ही नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है रियल सिचुएशन क्या है। सो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बोलना चाह रहा है कि जो एस सी एस टी का जो एस सी एस टी के जो लोग होते हैं वो जनरली लेट सर्विस ज्वाइन करते हैं, लाइक आफ्टर 30, बिकॉज देयर एज लिमिट इज़ अप टू 42। तो लेट ज्वाइन करने के कारण दे आर प्रोमोटेड लिटिल बिट लेस देन दोज हु आर ज्वाइनिंग एट वेरी अर्ली एज। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबको सबकी एक टेन्योर फिक्स कर दें, लाइक 35 ईयर्स हम फिक्स कर देते हैं। अगर 21 साल वाला बंदा ज्वाइन कर रहा है 21 साल में, वो भी 35 ईयर्स करेगा। और इफ़ समवन इज़ ज्वाइनिंग 30 एट 35 ईयर्स तो 70 ईयर्स तक करेगा। ऐसे ही बोल रहा है कि एक हम एज लिमिट फिक्स कर देते हैं ताकि हर किसी को एक ऊंचे अपॉइंटमेंट पे जाने का मौका मिले एंड ही शुड बी इंडल्ज इन द बजट प्रोसेस और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। रीजनल थाईलैंड के बारे में बात कर रहा है ये। थाईलैंड से हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस हमें ये जानना है कि थाईलैंड इज़ अ मोनार्कियल डेमोक्रेसी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जो थाईलैंड इज़ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पोर्टेंट तब पड़ जाता है जब थाईलैंड या फिर अदर नेशंस न्यूज़ में रहते हैं, और जैसे अभी मिलिट्री कूप्स वगैरह चल रहे हैं हमारे आसपास, तो कभी कभार यूपीएससी पूछ लेता है कि लाइक दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। तो इट इज़ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। आईएमटी हाईवे इम्पोर्टेंट है, इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड हाईवे। मेकोंग रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि मेकोंग रिवर पासिंग थ्रू थाईलैंड और नॉट। यस, मेकोंग रिवर इज़ बॉर्डरिंग बिटवीन कंबोडिया, थाईलैंड एंड लाओस, आप कह सकते हो। मेकोंग रिवर इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेकोंग रिवर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया जिसका हिस्सा नहीं है, जिसमें चाइना हिस्सा है, तो इट इज़ समवेयर एंड सम हाउ अफेक्टिंग इंडियाज़ पॉलिसी, दैट इज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें थाईलैंड का जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, this is the main spot. Is it a part of South China Sea? So yes, it is a part of South China Sea. The question could come that Gulf of Thailand is a part of South China Sea. Again, Laos is not touching Gulf of Thailand. So here to be clear, Laos is a landlocked and not touching South China Sea, and other are touching GOT. This is Malaysia. Okay, सबको आता ही होगा। And what next? तो बुच जी हैं, ये सेबी की चेयरमैन हैं अभी। इन्होंने कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा था अभी, मतलब इन्होंने किसी फर्म में इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा था। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो हम कंट्रोवर्सीज़ पे ना जाएं, हम जाएंगे एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हालांकि ये सिर्फ मेंशन किया गया है, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही आरपीएस में। लिया गया है यूके से, इट इज़ बोरोड फ्रॉम यूके। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का एक एक्ट है, जिसमें एग्जम्पशन लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है कि कौन कौन से पोस्ट पोजीशंस एग्जम्प्ट हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। लाइक लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई बंदा है तो वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट नहीं कहलाएगी। और इसका जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो होता है आपका इसमें आरपीए 1951 के अकॉर्डिंग। ये 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है और ना ही इसका डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इट इज़ डिस्क्वालिफाइड अंडर आरपीए 1951। और